हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ज्योग्राफी क्लास 7th का एनसीईआरटी चैप्टर 3 है। इसके पहले मैंने 1-2 करवा रखा है। 6 क्लास का सारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसको देखिए। और मैं प्रिया और मेरे द्वारा मतलब अब मैं पढ़ाया जा रहा है ये एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 3 और हमारा पर्यावरण है ये सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो ये है हमारा थर्ड चैप्टर है क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जिसको हम करेंगे। तो ये है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसके पहले आपने पृथ्वी के किससे बनी है, भूपर्पटी वगैरह के बारे में पढ़ा। अब हमारी पृथ्वी, तो बदलती पृथ्वी क्या है तो ये पढ़ते हैं। तो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित इसके पहले पढ़ाया गया, जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमता रहता है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जैसा ही क्रियाकलाप यही दिखाया गया है। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए, इसे जल के आधे भरे हुए बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें और जल गर्म होने पर आप देखेंगे गर्म जल की परतों में साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती जाती है और ठंडे होने पर परतों के साथ ये गोली नीचे बैठती जाती है। ये ऐसी प्रक्रियाकलाप होती है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, मतलब जो अंदर होगा। और जो बाहर होगा उसके बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, जो कभी धीमी गति से गति भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो पृथ्वी की गतियां हैं, अंतर्जनित बल है या बहिर्जनित बल है। अंतर्जनित बल से क्या होता है? आकस्मिक बल, बल पटल बल, मतलब पटल विरूपण बल और पर्वत निर्माणकाली बल इसमें लगते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन इसकी वजह से आते हैं। और अपर्दन होता है बहिर्जनित बल से, नदी बहाव, पवन और समुद्री तरंग, हिमनद ये सब होते हैं। तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। तो ये देख सकते हैं हम, ज्वालामुखी भूपर्पटी का खुला हुआ एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे कि आप ज्वालामुखी का फिगर देखिए, यहाँ मैग्मा कोस्ट है, ये देख लीजिए। यहाँ पर्पटी है, ये मेंटल है। आपको बताया गया पतली परत है, ये सबसे 85% ये है। और निकास वेंट है ये। और ये लावा है जो आप देख सकते हो। और ये क्रेटर है जिससे बाहर निकलता है गैस एवं राख है। तो एंडो मतलब एक्सोजेनिक मतलब क्या होता है, अंतर होता है, और एक्सो में बाहर होता है, जेनिक में उत्पत्ति होती है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक ये शब्द है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूत सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो देख सकते हैं, प्लेट है, ये अधिकेंद्र है, ये अधिकेंद्र जिसे एपिसेंटर बोलते हैं। और ये क्या है, भूकंपी तरंग सभी दिशाओं के बाहर की ओर गति कर रही है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। उद्गम वह स्थान जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी, एस, एल तरंगे होती हैं भूकंपी तरंगे, 3 तरह की होती हैं। तो यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों का उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। भूकंप एक वास्तुस्थिति अध्ययन है। तो आपको यहाँ कुछ न्यूज दिया गया है, जो कि भुज में भूकंप के झटके आए थे 26 जनवरी 2001 को। भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर लगभग 7 की तीव्रता से वाला भूकंप आया, भीषण भूकंप आया था। और शहर में आग, चारकोल या अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति को घोषणा की थी। और मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। और भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी। और स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। स्कूल की इमारत गिरने से लगभग 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका जताई गई थी।
तो भूकंप का तापमापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता 2 अथवा इससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। किंतु भूकंप की तीव्रता 5 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचता है और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा इससे अधिक होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। इसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों में समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वास्तविक अध्ययन पढ़ें, इस घटना को श्रेणीबद्ध करें। तो ये भूकंप के बचाव क्या कर सकते हैं? भूकंप के दौरान आश्रय लें, सुरक्षित स्थान रसोई घर के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में छुप जाएं। इनसे दूर रहें, आग वाले स्थान से, चिमनी वाले स्थान से और टूट सकने वाले खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार है, अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। तो मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में देखें तो अपक्षय और पर्दन मतलब नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अक्षय होता है। अक्षय मतलब सैलों का टूटना। और भू दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। जैसे मिट्टी का क्षय हो जाना, वहां से एक परत को दूसरे स्थान पे चले जाना। तो नदी के कार्य क्या होते हैं? तो नदी के जल के दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जल नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थानों से अत्यधिक कठोर सैले खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। जैसे कि ऊंचाई से नीचे गिरी तो जल प्रपात बनाएगी। कठोर सैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सैल। जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जैसे ये जो ऐसे से होती है विसर्प कहलाती है। इसके बाद विसर्पों किनारे लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे से निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप मतलब नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक कट के अलग झील बन गई है जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी इनके तट से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों का अवसाद कहते हैं। इनमें समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उत्कृत तटों को तटबंध कहते हैं और समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। यह नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो ये है वितरिक जिनको वितरिका मतलब नदी के विभिन्न भागों में डिवाइड होने को वितरिका कहते हैं। देखिए एक नदी आ रही है दुनिया भर के पार्टों में डिवाइड हो गई तो इसको वितरिका कह रहे हैं। ये नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य क्या होते हैं? तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं और समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो कट करके गुफा की तरह बन गया है। ये हो जाते हैं। इनमें केवल छत बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को तोड़ भी देती है और केवल दीवारें बचती हैं। और इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं जब दीवारें केवल बचती हैं। जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री किनारे की तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर पुलीन का निर्माण करते हैं। हिमनद के कार्य क्या होते हैं? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों को गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देते हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों को भूदृ से अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल रेत तलछट मिट्टी निक्षेपण होते हैं। ये निक्षेपण हिमनद हिमनद जिमोड़ का निर्माण करते हैं। ये आप देख सकते हो। पवन के कार्य। अब हम अगला लेसन कौन सा है? पवन के कार्य। तो पवन के कार्य को देखते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू डिब्बे कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक होता है। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार के सैल देख सकते हैं जिनमें समांतर छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले सतह को आसानी से काटती है इसलिए ऐसे सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष से विस्तृत हो जाते हैं। पवन चलने के साथ ही अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देते हैं जिसको बालू का डिब्बा कहते हैं। यह बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु कठोर उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बालू के डिब्बे डिब्बे बने हुए हैं। तो अब आपके लिए होमवर्क है जिसे आप टेलीग्राम में भेजना है या फिर कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्लेट क्यों घूमती है? बहिर्जात अंतर्जात बल क्या है? अपर्दन क्या है? मैदान का निर्माण कैसे करते हैं? बालू डिब्बा क्या है? और समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? चाप झील क्या है?
इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सैल, किनारा, समुद्री गुफा। तो कौन सा है? किनारा। और इनमें से किसकी निक्षेपण विशेषता है? तो बाढ़कृत के, पुलीन के, हिमोड़ के। तो निक्षेपण किसके होंगे? पुलीन के। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी के ये ज्वालामुखी आएगा। छत्रक शैल पाई जाती है कहाँ पर? छत्रक कहाँ पाए जाएंगे? ये छत्रक रेगिस्तान में पाए जाएंगे। और चाप झील यहाँ पर पाई जाती है कहाँ पर? नदी घाटी में। तो इस तरह से आप इसको मिलान करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।